नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं राजश्री आपके साथ। और जब देश की बात हो रही है तो देश के नए मंत्रियों की आज हम बात करेंगे। कौन से चेहरे हैं जो आज हमारे लिए मंत्री बन गए हैं और ये मंत्री आखिर क्या क्या कमाल दिखाने वाले हैं और इनको बनाने के पीछे क्या पृष्ठभूमि है, क्या समीकरण बिठाने की कोशिश की गई है और इन तमाम चेहरों के साथ साथ क्या समझा जाए कि प्रधानमंत्री मोदी और मजबूत हुए हैं या प्रधानमंत्री मोदी के अंदर वो जो ताकत थी कि किसी को भी मैं मंत्री बना सकता हूं और किसी को हटा सकता हूं, वो जो ताकत है वो कहीं कम होती दिख रही है। दबाव में दिखे क्या प्रधानमंत्री मोदी, ये समझने की बात है और ये आज हम देश की बात में आपको दिखाएंगे, समझाएंगे और साथ ही ये देखेंगे कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद किस तरह से नई चीज़ों को साधने में संघ भी लगा है और बीजेपी भी लगी हुई है। क्या ये मंत्रिमंडल संघ का दिया हुआ मंत्रिमंडल है? कई जानकार ये भी कह रहे हैं कि इस पूरे मंत्रिमंडल में संघ की चली है, आखिर चली किसकी है, ये दिखाएंगे आपको। लेकिन इस वक्त कुछ और बड़ी खबरें भी हैं जो हम सबके सामने हैं और इन बड़ी खबरों में हम आपको ये बता दें कि इस वक्त महंगाई की मार फिर से पड़ने वाली है। कोरोना संकट से जूझ रहे आम आदमी के लिए महंगाई बढ़ने वाली है और ये एक बड़ी खबर होगी। तो कुछ और बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं और तब देश की बात का ये जो नया सफ़र है हम शुरू करेंगे। सबसे पहले कुछ और बड़ी खबरें, और बड़ी खबरों की हम जब बात कर रहे हैं तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश एक तरह से प्रयोगशाला है राजनीति के लिए और बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए सबसे ज़्यादा कहा जाता है। एक बार फिर से यूपी ब्लॉक चुनाव हुआ और यहाँ पर ज़बरदस्त हिंसा की खबर है। सपा और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं ज़बरदस्त भिड़ते रहे एक दूसरे से और झड़पों की खबर आती रही। उधर पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने रणनीतिकार प्रशांत किशोर से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद अब अमरिंदर सिंह न केवल अपनी पार्टी को या अपनी सरकार को एक बार फिर से सत्ता में लाना चाहते हैं, बल्कि सिद्धू का जवाब कैसे हो और उन पर जो आरोप लग रहा है उसका कैसे जवाब ढूंढा जाए, इसको भी साधना चाहते हैं। अब क्या प्रशांत किशोर इसको साध पाएंगे, देखना होगा। उधर कोरोना का ख़तरा है वो बढ़ता जा रहा है और जैसा कि हमने आपको दिखाया भी कि किस तरह से कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। हालांकि ठीक होने वालों के भी आंकड़े बढ़े हैं, लेकिन ख़ासकर जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, असम है, नागालैंड है, मिज़ोरम है, मणिपुर है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा डर अब सताने लगा है। उड़ीसा के लिए बहुत डर सताने लगा है क्योंकि वहाँ रथ यात्रा भी होने वाली है। इसलिए हेल्थ मिनिस्ट्री ने, अब नए हमारे पास स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उन्होंने एक एडवाइजरी भी जारी की है। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि इस ख़तरे को भांपकर तमाम तरह के उपाय किए जाएं। लेकिन ख़तरे की बात तो भांपी जा रही है, लेकिन क्या वजह रही कि मंत्रिमंडल में इतना जंबो विस्तार करना पड़ा और प्रधानमंत्री मोदी की जो पकड़ है पार्टी में और जो पकड़ रही है अभी तक संघ पर, क्या वो ढीली हुई है? जानकार ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की पकड़ ढीली हुई है। क्या वाकई ऐसा है? यही जांचेंगे आज हम देश की बात में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों से, कैबिनेट मंत्रियों समेत 12 मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया। हालांकि डॉक्टर हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद और संतोष गंगवार को हटाने को लेकर सरकार को आलोचना झेलनी पड़ रही है, लेकिन समझा जाता है कि पीएम मोदी को आलोचनाओं की परवाह नहीं है। अब तक तो कम से कम यही समझा जाता रहा है, बल्कि उनके साथ कदम ताल न कर पाने वालों के लिए वो हमेशा से सख्त रहे हैं। लेकिन क्या वाकई इस बार भी वही वजह रही है? आइए समझते हैं कि क्या है मोदी मंत्रिमंडल से मंत्रियों की छुट्टी की वजह। क्योंकि जो नए मंत्री बने हैं उनकी बातें तो हम करेंगे, आखिर उनकी किस काबिलियत के आधार पर उनको मंत्री बनाया गया और उनको बनाने के बाद क्या कुछ होता रहा और क्या कुछ होने की उम्मीद है, ये तो हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत उन लोगों की जिन्हें टाटा बाय बाय कहा गया और जिसके लिए अलग अलग कारण बताए गए। ये कारण कौन से थे? क्यों इन्हें विदा होना पड़ा ऐसे वरिष्ठ मंत्रियों को? क्या ये विदाई जो है वो कुछ देर के लिए, वापसी इनकी हो जाएगी 2023 में? ये सब कुछ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं इस रिपोर्ट में। फैसले तो बहुत से पीएम लेते रहे हैं,
लेकिन मोदी जी अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं। अब तक किसी प्रधानमंत्री ने अपनी मंत्रिमंडल के 23% मंत्रियों को लंबी छुट्टी पर नहीं भेजा। दरअसल मोदी जी आपदा को अवसर में बदलना खूब जानते हैं। कोरोना के वक्त सरकार की कोताही देशी विदेशी मीडिया में खासी सुर्खियों में रही। ऐसे में ठीकरा डॉक्टर हर्षवर्धन पर फूटा। स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी निभाते हुए भी डॉक्टर साहब कोरोना प्रबंधन के साथ मटर छीलने के लिए वक्त निकाल लेते थे। सोशल मीडिया ने भी उनके इस हुनर को पीएम मोदी तक पहुंचा दिया। मोदी जी ने उन्हें अपने हॉबी के लिए अब खूब वक्त दे दिया है। सीजन भी मटर का है और हुनर हर्षवर्धन जी का। बहरहाल सोशल मीडिया हमेशा से मोदी जी के लिए खबरी का काम करता रहा है। खबरी तो खबरी, मोदी जी की लोकप्रियता की खबर दूर दुनिया तक पहुंचाता रहा है। इतना पॉपुलर बना दिया था मोदी जी को कि उनकी तुलना दुनिया भर में ट्रंप की शोहरत से होने लगी थी। लेकिन उन्होंने खुद ट्रंप का हश्र देख लिया था कि ट्विटर फेसबुक से ट्रंप की भिड़ंत का क्या अंजाम होता है। तत्कालीन आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फर्जी पोस्ट पर ट्विटर की कार्रवाई को इतना तूल दे दिया कि सोशल मीडिया से लड़ाई को बीजेपी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जोड़ दिया। कू नाम के प्लेटफॉर्म को तवज्जो दी जाने लगी और ट्विटर से मोदी जी को भी कई घंटों तक परहेज करना पड़ा। फिर शव वाहिनी गंगा के वीडियो जब दुनिया भर में वायरल हुए तो सरकार की फिक्र बढ़ी और मोदी जी की नाराजगी भी। रविशंकर प्रसाद को मंत्री का पद मीडिया मैनेज करने के लिए दिया गया था, सोशल मीडिया से जंग लड़ने के लिए नहीं। दिलचस्प बात यह रही कि प्रसाद जी को आखिरी वक्त तक मोदी जी से ऐसा प्रसाद मिलने की उम्मीद नहीं थी। वो तो अपनी जिंदगी से इतना खुश थे कि संसदीय समिति की रिपोर्ट आई भी नहीं थी कि कह दिया कि हम रिपोर्ट से संतुष्ट हैं। मोदी जी को क्रोध आया कि जिसका अपना डेटा ही गड़बड़ हो वो डेटा प्रोटेक्शन कानून क्या खाक लागू कर पाएगा। प्रसाद जी भूल गए कि फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप के जरिए चुनाव लड़ने की तकनीक से ही बीजेपी ने कांग्रेस को पिछले दो आम चुनाव में धूल चटाई थी। यही नहीं, मीडिया विभाग न रखने वाले आरएसएस के संदेशों को भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए प्रचारित प्रसारित करके ही देश में हिंदुत्व की लहर खड़ी की गई थी। लेकिन लफड़ों और झगड़े की वजह से कोरोना की बदनामी की लहर ने सोशल मीडिया के सहारे मोदी जी की लोकप्रियता को रसातल पर पहुंचा दिया। लेकिन जाहिर है कि प्रसाद जी अब अपना अकाउंट बंद होने के लिए ट्विटर से शिकायत नहीं करेंगे। दरअसल शिकायती लोग मोदी जी को बहुत पसंद हैं भी नहीं। इधर मजबूरी ये होती जा रही है कि जो संघ को पसंद हो वही काम करना पड़ रहा है। संतोष जी ने योगी सरकार के प्रति असंतोष दिखाते हुए शिकायती चिट्ठी क्या लिखी, वे गंगवार हो गए। अब तो कहा जाने लगा है कि ज्यादा साफ मत बोला करो वरना संतोष गंगवार हो जाओगे। बहरहाल मोदी जी को ना चाहते हुए भी संतोष जी से असंतुष्ट होना पड़ा, जबकि संतोष जी ने मोदी शाह को संतुष्ट करने के लिए योगी जी के प्रति असंतोष जाहिर किया था। लेकिन इससे संघ रुष्ट हो गया और संघे शक्ति कलयुगे, ये बात मोदी जी खूब जानते हैं। इसलिए बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार में मोदी जी की चली है या संघ परिवार की। बहरहाल इस तरह की अटकलें भी मोदी जी और आरएसएस को ही प्रचार देती हैं। इसलिए शब्दों पर जाए बगैर भावनाओं को समझना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी का थावरचंद गहलोत के प्रति भावनात्मक लगाव कम हुआ है। गहलोत जी के आराम से काम करने की वजह से राज्यपाल की आराम की पोस्ट भी दे दी गई है। लेकिन सबको आराम इसलिए भी नहीं दिया गया कि जावड़ेकर पार्टी में पर्यावरण का ख्याल रखने में नाकाम रहे। साथ ही उन्होंने ये जवाब भी नहीं तैयार किया कि अगले साल तक देश में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद क्यों नहीं हो पाएगा। ऐसे में मोदी जी दिसंबर में कैनबरा की COP26 में क्या भाषण देंगे। सो समझा जा रहा है कि COP26 की वजह से मोदी जी कुपित हो गए हैं। प्रवक्ता के रूप में तो वो पार्टी का पर्यावरण दुरुस्त ही रख सकते हैं, लिहाजा उनका मंत्रालय भूपेंद्र यादव को दे दिया गया है। भूपेंद्र जी श्रम के साथ साथ पर्यावरण की भी रक्षा करेंगे। इससे शिक्षा मिलती है कि मोदी जी को लो प्रोफाइल लोग बहुत पसंद हैं, जो हल्ला गुल्ला कम और काम ज्यादा करें। लेकिन शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल खुद खरे नहीं उतर पाए मोदी जी के पैमाने पर। डॉक्टर साहब पढ़े लिखे तो बहुत हैं, लेकिन मोदी जी को पढ़ने में नाकाबिल रहे। संघ परिवार ने नई शिक्षा नीति के लिए जबरदस्त अध्ययन किया है। तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पाठ्यक्रम से लेकर शिक्षा पद्धति तक बदलने की योजनाएं बनाई गई हैं और अमल के लिए आरएसएस दबाव भी बनाता रहा है। नई शिक्षा पद्धति लागू भी हुई, लेकिन डॉक्टर पोखरियाल ने थाली और ताली नहीं बजवाई। सरकार और संघ को काम के साथ प्रचार भी चाहिए। खैर, अब पोखरियाल जी के पास प्रचार के क्षेत्र में
पोस्ट डॉक्टरेट डिग्री हासिल करने का खासा वक्त मिल गया है। बाबुल सुप्रियो और देवोश्री चौधरी तो अभी राजनीति में ढंग से ग्रेजुएट भी नहीं हो पाए थे। पश्चिम बंगाल चुनाव की सप्लीमेंट्री परीक्षा में ही फेल हो गए। इनके अलावा कई ऐसे मंत्री भी थे जो अपने को ही सोशल मीडिया में फॉलो नहीं करते थे, जिनके आने और जाने का किसी को पता तक नहीं चल पाया। रतन लाल कटारिया, सदानंद गौड़ा, प्रताप सारंगी, संजय धोत्रे वगैरह वगैरह। बहरहाल मोदी जी ये फेरबदल कर कुछ देर के लिए ही सही कोरोना महामारी से लोगों का ध्यान हटाने में कामयाब हो गए हैं। अंशुमन त्रिपाठी, APN। और शायद यही वजह रही कि जो भी मंत्री हटे उनके चेहरे पर मायूसी आप साफ तौर पर पढ़ सकते थे। और बाबुल सुप्रियो ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं अपने लिए बहुत दुखी हूँ, हालांकि बाद में सफाई दी। लेकिन कुल मिलाकर इन मंत्रियों के अंदर शायद यही शेर जो है वो भाव बनकर उभर रहा होगा कि जंग में कत्ल सिपाही होंगे, सुरखरू ज़िल्ले इलाही होंगे। और शायद प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा के आगे इन सबको बलि अपनी देनी पड़ी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी के आदर्शवाद की जगह राजनीतिक व्यवहारिकता देखी जा रही है। और कहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही कहा था कि वो जंबो मंत्रिमंडल के खिलाफ है, लेकिन एक बार फिर से उन्हें जंबो मंत्रिमंडल के शरण में जाना पड़ा है। आगामी चुनाव के मद्देनज़र इसे वोट बैंक के विस्तार के रूप में भी हम मान सकते हैं। नए मंत्रियों के चयन को जातियों और इलाकों के संतुलन के साथ बाहर से आने वालों को पुरस्कार के रूप में भी इसे समझा जा रहा है, जैसा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब मंत्री बने और जब उनके घर में यानी कि मध्य प्रदेश में इस खुशी में ज्योतिरादित्य सिंधिया के तमाम जो समर्थक हैं उन्होंने वहाँ पर बड़ा जश्न किया, एक भी बीजेपी का बड़ा व्यक्ति उस जश्न में नहीं पहुँचा है। और इससे ऐसा लग रहा है कि एक लंबे इंतज़ार का फल भले ज्योतिरादित्य को मिल गया है, लेकिन बीजेपी के अंदर वो हैं और इस बात को मान लेना अभी तक बीजेपी ने इसकी हामी नहीं भरी है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार में अपनी पसंद के चुनाव के बजाय प्रधानमंत्री मोदी काफ़ी हद तक एडजस्ट करते ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और ये जानकार ये मानते हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी जो इस बात को बिल्कुल नहीं सुनते थे और जो अपनी पसंद नापसंद और एक दूरदर्शिता का ख्याल रखते थे, ये सोचते हुए कि उन्हें जो पार्टी के लिए या अपने भविष्य के लिए ठीक लगता था वो वही करते थे। पहली बार पिछले 7 सालों में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी इस रूप में नज़र आ रहे हैं जहां पर उन्होंने दूसरों की भी सुनी है, काफ़ी लोगों को एडजस्ट करने की कोशिश की है, काफ़ी लोगों की बातों को माना भी है और झुके भी हैं उनके सामने। सवाल ये उठ रहा है कि मोदी जी की इस मजबूरी के पीछे आखिर वजह क्या है? क्या 2024 ही या फिर कुछ और? देखिए रिपोर्ट। पार्टी विद डिफरेंस कही जाने वाली बीजेपी अब सही मायने में दूसरी पार्टियों से अलग होती जा रही है। मोदी जी ने इस मंत्रिमंडल विस्तार में साबित कर दिया है। जमीन पर बरसों झंडा ढोने वाले दरकिनार हो गए हैं और सौदेबाजी कर पार्टी में आने वालों को पुरस्कार दिए जा रहे हैं। दरअसल अब सियासत तो सत्ता के लिए होती है और सत्ता विचारधारा के बजाय रणनीति से हासिल की जाती है। ऐसे में आगामी 5 राज्यों के चुनाव को मोदी जी के चयन में सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। यूपी में अगले साल चुनाव होने हैं, लिहाजा 7 मंत्री यूपी से हैं। पहले से सूबे से 10 मंत्री थे, अब कुल 17 मंत्री। मोदी जी की नजरों में यूपी वालों की अहमियत साबित करने के लिए राज्य से इतने मंत्री बनाए गए हैं। उससे भी ज्यादा जातियों में संतुलन का बहुत ज्यादा ख्याल रखा गया है। अगड़ी जातियों की पार्टी माने जाने वाली बीजेपी की केंद्र सरकार में कोयरी, लोधी, दलित, कुर्मी, ओबीसी, ब्राह्मण सबके वोटों का ख्याल रखा गया है। अब इस विस्तार के बाद बीजेपी बैकवर्ड जनता पार्टी कही जा रही है। एक नए किस्म की सोशल इंजीनियरिंग दिखाई दे रही है। जातिवाद, पिछड़ावाद, दलितवाद और क्षेत्रवाद को मंत्रिमंडल विस्तार का आधार समझा जा रहा है। वहीं यूपी के अलग अलग इलाकों का भी पूरा ख्याल रखा गया है। पूर्वांचल से पंकज चौधरी और अनुप्रिया पटेल, तो बुंदेलखंड से भानु प्रताप वर्मा, ब्रज क्षेत्र से एसपी बघेल, तो अवध क्षेत्र से कौशल किशोर और अजय मिश्रा, रुहेलखंड से बीएल वर्मा को मंत्री बनाया गया है
और सबसे बड़ी गौर करने की बात यह है कि मोदी जी को योगी जी की पसंद नापसंद का भी ख्याल रखना पड़ रहा है, क्योंकि संघ को योगी जी पसंद है और योगी जी की पसंद के आजकल मायने हैं आरएसएस की पसंद। लिहाजा इन मंत्रियों के चयन में योगी जी की रजामंदी ली गई है। दरअसल आरएसएस अब मोदी जी के बाद की राजनीति के मद्देनजर काम कर रहा है। वो नहीं चाहता कि मोदी जी के बाद किसी राजनीतिक विकल्प की शून्यता की स्थिति पैदा हो। यह शुभ संकेत नहीं माना जा रहा है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के विरोध करने वालों को मंत्री पद दिए गए। शोभा करंदलाजे और एस नारायण स्वामी दोनों आरएसएस से बीजेपी में आए संगठन मंत्री बीएल संतोष के करीबी बताए जाते हैं। हालांकि येदियुरप्पा को काबू करने में मोदी शाह भी कामयाब नहीं रहे हैं, लेकिन अहम बात यह है कि येदियुरप्पा मोदी के कहने पर ही 2014 में पार्टी में लौटे थे। यहाँ ये सवाल उठ रहा है कि मोदी जी किसी दबाव में एडजस्ट करते नजर आ रहे हैं क्या? रामचंद्र प्रसाद के साथ एलजेपी के पशुपति कुमार पारस को मंत्री पद से नवाजने के पीछे नीतीश कुमार की दिल्ली आकर आंखें दिखाना समझा जा रहा है। वहीं मोदी अपने हनुमान चिराग को इस कदर भूल बैठे हैं कि चिराग ने बयान देकर खुलासा कर दिया कि नीतीश को कमजोर करने के लिए ही वे अलग हुए थे। जाहिर है कि हनुमान ही अपने राम की प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हनुमान जी ने राम जी के प्रेम में भले ही पूछ की आग से नीतीश की लंका लगाई है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार में तो विभीषणों और सुग्रीवों की मोदी जी की नजरों में खासी पूछ नजर आ रही है। कांग्रेस, एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं को मोदी जी ने सत्ता का हार पहना दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे, निशीथ प्रामाणिक और कपिल पाटिल के लिए मोदी जी ने पलके बिछा दिए हैं। साधना कर सत्ता पाने के इंतजार में राम भक्त बीजेपी नेता ठगा सा दिख रहा है, लेकिन कामकाज के लिए जीवन जीने वाले प्रतिबद्ध कार्यकर्ता मोदी जी के इस राम राज्य पर मुग्ध हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि कौत की मोदी जी की लीला अपरंपार है। मोदी जी ने जो कुछ किया है सोच समझ के ही किया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। हालांकि जैसे ही ये मंत्रिमंडल बना, एक ट्वीट भी वायरल होने लगा, कुछ मैसेजेस भी आने लगे, खासकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से और बीजेपी के समर्थकों की तरफ से कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो महिला समर्थक हैं। 8 राज्यपाल हैं उनके इस शासनकाल में महिला हैं और 11 मंत्रियों को उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। कुछ जानकारों का ये भी मानना है कि ये जो युवा मंत्रिमंडल बनाया गया है, दरअसल ये भविष्य के प्रधानमंत्री के लिए एक ऐसी पृष्ठभूमि बनाई जा रही है जहां पर वो स्त्री शक्ति को ही आगे बढ़ाएंगे। और इन स्त्री शक्तियों में सबसे बड़ा नाम, सबसे अग्रणी नाम स्मृति ईरानी का है। और एक तरह से इस मंत्रिमंडल में भी देखा जाए तो वो काफ़ी, इस मंत्रिमंडल के बनिस्बत वो काफ़ी वरिष्ठ हो जाएंगी। और आने वाले समय में जानकार ये कह रहे हैं कि हम शायद स्मृति ईरानी को भी प्रधानमंत्री के रूप में, एक बीजेपी के चेहरे के रूप में देख सकें। ट्विटर वॉर की वजह से ये कहा जा रहा है कि रविशंकर प्रसाद की एक तरह से मंत्रिमंडल छिन गया और वो बिना पद के हो गए। और वही ट्विटर आज केंद्र के सामने जो लड़ाई उसकी चल रही है, उसने ये कहा है कि वो नियमों का पालन करने के लिए तैयार है। और ये जो विवाद चल रहा है उसको ख़त्म करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट से ट्विटर ने कहा कि वो 8 हफ्ते के भीतर शिकायत अधिकारी की नियुक्ति कर देगा। ट्विटर ने अदालत को ये भी बताया कि वो आईटी नियमों के अनुपालन के लिए भारत में एक संपर्क कार्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया में है। ये कार्यालय उनका स्थायी होगा। ट्विटर ने यह भी स्पष्ट किया कि वो नए आईटी नियमों का पालन करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि उसे इन नियमों की वैधता को चुनौती देने का पूरा अधिकार है। इस बीच अदालत ने यह भी कहा है कि यदि आपको भारत में रहना है तो भारत के नियमों का पालन तो करना ही होगा। साथ ही सोशल मीडिया के लिए अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि इस पर जो वैमनस्य की चीज़ें फैलाई जाती हैं या जो भ्रम की चीज़ें फैलाई जाती हैं, उसको रोकने का काम उन्हीं कंपनियों को है जिन प्लेटफॉर्म्स पे इनको फैलाया जा रहा है।
माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर और भारत सरकार के बीच जारी तनातनी फिलहाल थमती हुई नहीं दिख रही है। कई बार मोहलत मिलने के बावजूद ट्विटर ने अभी तक भारत के IT नियमों के अनुरूप शिकायत अधिकारी नियुक्त नहीं किया है। अब ट्विटर ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि नियुक्ति करने में अभी उसे 8 हफ्ते यानी करीब 2 महीने का वक्त और लगेगा। ट्विटर को दिल्ली हाई कोर्ट ने डेडलाइन दी थी जो गुरुवार को खत्म हो रही है। ट्विटर को कोर्ट ने 8 जुलाई तक का वक्त दिया था जिसमें उसे बताना था कि नए सूचना प्रौद्योगिकी या IT नियमों के अनुपालन में वह स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति कब तक करेगा। अब ट्विटर ने कोर्ट में बताया कि उसे नया शिकायत अधिकारी नियुक्त करने में 8 हफ्ते का समय लगेगा। ट्विटर ने कोर्ट से ये भी कहा कि वह भारत में संपर्क के लिए एक दफ्तर खोलने की तैयारी में है जो भविष्य में ट्विटर से संपर्क करने के लिए स्थायी पता रहेगा। ट्विटर ने यह भी बताया कि IT नियमों के अनुपालन से संबंधित अपनी पहली रिपोर्ट वह 11 जुलाई तक पेश करेगा। ट्विटर ने कहा कि वह 2021 से लागू नए IT नियमों का पालन करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उसे नए नियमों की वैधता को चुनौती देने का अधिकार है। ट्विटर ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि उसे भरोसा है कि वह 8 हफ्ते के अंदर योग्य कैंडिडेट को शिकायत अधिकारी पद पर नियुक्त करेगा। ट्विटर ने कहा कि नियुक्ति होने तक कंपनी ने भारत के निवासी को अंतरिम शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। ट्विटर के मुताबिक ये नियुक्ति 6 जुलाई से प्रभावी है। दरअसल इससे पहले माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि वह स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया में जुटा हुआ है। न्यायमूर्ति रेखापल्ली ने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की कि अदालत को ये सूचित नहीं किया गया था कि स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी की इससे पहले नियुक्ति केवल अंतरिम आधार पर ही थी और वह इस्तीफा दे चुके हैं। ट्विटर के विरुद्ध दिल्ली हाई कोर्ट में 28 मई को शिकायत दर्ज कराई गई थी। याचिका में कहा गया है कि ट्विटर जैसे हर महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ के पास न सिर्फ एक रेजिडेंट ग्रीवांस अधिकारी को नियुक्त करने की जिम्मेदारी है जो एक निश्चित वक्त के भीतर शिकायतों को प्राप्त करने और निपटाने के लिए एक ज्वाइंट प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा और सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किसी भी आदेश, नोटिस और निर्देश को स्वीकार करे। ब्यूरो रिपोर्ट। प्रदेश की बात में आज बस इतना ही। हम आपको अब यादों के झरोखे में लिए चलते हैं और आज हम बात कर रहे हैं नीतू सिंह की, जो अपने ज़माने की मशहूर अभिनेत्री रही हैं, जिनका जन्मदिन है। नीतू कपूर का जन्म 8 जुलाई 1958 को दिल्ली में हुआ और आज नीतू सिंह अपना 63वां जन्मदिन मना रही हैं। नीतू सिंह का असली नाम सोनिया सिंह था, लेकिन फिल्मों में आने के बाद इनका नाम नीतू सिंह हो गया और उन्होंने 8 साल की उम्र में बेबी सोनिया के नाम से अभिनय शुरू किया था। बाल कलाकार के रूप में उनकी पहली फिल्म 1966 में आई जो कि सूरज थी। 1973 में महज 15 साल की उम्र में नीतू कपूर ने फिल्म रिक्शावाला से बतौर लीड एक्ट्रेस डेब्यू किया और हालांकि फिल्म तो फ्लॉप हुई, लेकिन बॉलीवुड को नीतू सिंह के रूप में एक ऐसी अभिनेत्री मिल गई जो फिर हिट की गारंटी हो गई थी। यादों की बारात उनकी पहली फिल्म थी जो हिट रही और उसके बाद अपनी चुलबुली किरदारों से लोगों को वो लुभाती रहीं और लगभग 50 फिल्मों में उन्होंने काम किया, जिसमें कई फिल्में सुपरहिट रहीं। नीतू सिंह ने ऋषि कपूर के साथ 12 फिल्मों में एक साथ काम किया और 13 अप्रैल 1979 को दोनों ने शादी भी कर ली। शादी के बाद नीतू सिंह ने तो एक्टिंग छोड़ दी, लेकिन 26 साल बाद फिल्म लव आजकल से नीतू कपूर ने एक्टिंग का करियर दोबारा शुरू किया और एक अलग रूप में नजर आए। तो देश की बात में बस नीतू कपूर की इन्हीं यादों के साथ आपको छोड़ जाती हूँ और बहुत बहुत उनको बधाइयाँ देते हुए आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार।